नहीं कि भैया चौथ दे दो नहीं तो लूट लेंगे। अब लूटने का काम कौन कर रहा था? अब ये पिंडारिस कर रहे थे। तो इनका अलायंस किसके साथ था? मराठों के साथ, मतलब मराठे मतलब पेशवा के साथ। बट जब पेशवा कमजोर हुआ और जो उसके कॉन्फेडरेसी वाले मेंबर्स मजबूत होने लगे, तब ये किसके लिए काम करने लगे? सिंधिया और होलकर के लिए। मैं बता, सिंधिया और होलकर। होलकर कहां के? नागपुर के हैं। होलकर इंदौर के हैं और सिंधिया ग्वालियर के हैं। नागपुर के कौन है? भोसले, भोसले साहब, ये नागपुर के। अब ये किनके लिए काम करने लगे? सिंधिया और होलकर के लिए भी काम करने लगे। अब हुआ क्या, शुरुआत में तो काम कर रहे थे, बट बाद में ये इंडिपेंडेंट प्लंडरर्स हो गए। वो किसी के लिए युद्ध होगा तो लड़ेंगे, नहीं युद्ध हो रहा है तो लूट मार करेंगे। अब चूंकि जब ट्रीटी ऑफ ये हो जाती है ना बेसिंग, तो हुआ होता क्या, एक पीस ट्रीटी थी, सब्सिडरी अलायंसेस बन चुका था। अब इनको भैया सैलरी कौन देगा? अब सैलरी कौन देगा? इस वजह से अब ये इंडिविजुअली लूट करने लगे, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई। किसके लिए? कंपनी के लिए। इसीलिए कंपनी ने पिंडारियों के दमन के लिए, पिंडारियों के सप्रेस करने के लिए शुरुआत की, जो जिसका फाइनल कंक्लूजन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बना। बात बता रही क्या है बेसिकली? ये लूट डकैत है जो ठेके पे काम करते थे। किसके लिए? मिलिट्री रेड्स जो होती थी, पहले मुगल के लिए करते थे, बाद में इन्होंने किसके लिए किया? मराठों के लिए। ठीक, मराठा पेशवा जब तक मजबूत था तब तक ये पेशवाओं के लिए काम करते थे, बट जब पेशवा कमजोर हुआ और कॉन्फेडरेसी के मेंबर्स मजबूत हुए, तब ये कॉन्फेडरेसी के लिए काम करने लगे। किसके लिए? सिंधिया और होलकर के लिए। बट आफ्टर ट्रीटी ऑफ बेसिंग होता क्या? पीस ट्रीटी है, सब्सिडरी अलायंसेस है, तो वॉर तो हो नहीं रहे, तो इनको पैसा कहां से मिलेगा? इसीलिए इन्होंने क्या किया, चूंकि वॉर तो हो नहीं रहा, तो इंडिविजुअली लूट करने लगे, प्लंडर करने लगे। इस वजह से अब सिचुएशन किसके लिए डिफिकल्ट हो गई? कंपनी के लिए। इसलिए कंपनी ने इनको क्रश करने की शुरुआत की, जिसका फाइनल कंक्लूजन थर्ड मराठा एंग्लो मराठा वॉर बना। दो बार क्लिक कर दिया, आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट आ जाइए। पिंडारी सबक मतलब इतना सा, इरेगुलर मिलिट्री वॉरियर्स थे, और इस समय तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर तक जब इंडिविजुअल लूट करने लगी थी। अगला पॉइंट, some important Pindaris were चीतू, इनके नाम है चीतू, करीम खान, चीतू, करीम खान, और तीसरा नाम लिख लीजिए वासिल, मोहम्मद वासिल, WSIL, वासिल। अब इसमें देखो क्या थे, ज्यादातर इसमें से मुस्लिम थे। शुरुआत इनकी कब हुई थी? मुगल टाइम पीरियड में हुई थी, तो इसमें से ज्यादातर मुस्लिम थे। वासिल। अब जो थर्ड एंग्लो मैसूर मराठा वॉर है, इसमें क्या हुआ? हेस्टिंग्स ने अपनी आर्मी भेजी पिंडारियों को दमन करने के लिए या उनका सप्रेस करने के लिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए। एज पिंडारिस वर क्रिएटिंग an issue of law and order for company, as Pindaris were creating an issue of law and order for companies, हेस्टिंग्स मतलब उस समय जो गवर्नर जनरल है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, sent his army to suppress Pindaris. अगला पॉइंट, this attack provided climax to Anglo-Maratha war या Anglo-Maratha relation लिखिए। This attack provided climax to Anglo-Maratha relations. Anglo-Maratha relations.
अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगला पॉइंट लिखिए। ड्यूरिंग दिस अटैक करीम खान सरेंडर्ड। करीम खान, जो मैंने अभी पिंडारिस का नाम बताया था ना, उसमें करीम खान जो था उसने सरेंडर कर दिया। करीम खान सरेंडर्ड। मोहम्मद वासिल कमिटेड सुसाइड। क्वेश्चन ये पूछा गया, मोहम्मद वासिल कमिटेड सुसाइड। और जो तीसरा बंदा था चीतू, कहा जाता है जंगल में भाग गया, जाओ तो शेर खा लिया। तीसरा जो चीतू था वो जंगल में भाग गया, उसको शेर खा लिया। बुक्स में लिखा हुआ है, मतलब मैं खुद नहीं बता रहा हूं, बुक्स में लिखा हुआ है कि जंगल में चला गया, बाद में से शेर खा गया। तो ये तीनों हो गए, मतलब अब जाकर पिंडारिस पर तो कंट्रोल कर लिया गया। एक इंपॉर्टेंट लिख लिया, किसके लिए काम कर रहे हैं, सिंधिया और होल्कर के लिए लिख लिया ना पिंडारिस में, ये पूछा गया है। दौलत राव सिंधिया इस समय है। अब भैया आर्मी तो जा ही चुकी थी, मराठा रिलेशन को अब क्लाइमेक्स का कंक्लूड भी करना था। तो हेस्टिंग्स ने क्या किया, जिस आर्मी ने पिंडारिस को सप्रेस किया था उसी आर्मी को भेज दिया गया मराठा से। बोला भैया ऐसा करो, ये पेशवाई से छोड़ो, अब बहुत हुआ, अब पेशवाई की छोड़ो, स्थिति पे साइन कर दो कि हम जिसमें पेशवा जो पद है उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। अभी ठीक है, इसी जो आर्मी पिंडारी को क्रश करने के लिए गई थी, उसी आर्मी को पेशवा के खिलाफ भेज दिया गया और पेशवा पर प्रेशर डाल के ट्रीटी साइन करवाई गई। कौन सी? ट्रीटी ऑफ पुणे। अब ट्रीटी ऑफ पुणे 1817। ट्रीटी ऑफ पुणे 1817। 1817। Under this treaty, the post of Peshwa was dissolved. The post of Peshwa was dissolved. Peshwa was exiled to Bithur, comma, Peshwa was exiled to Bithur. Was exiled to Bithur for an annual pension of 8 lakh rupees. For an annual pension of 8 lakh rupees. Satara was taken away from Pune. Satara was taken away from Pune. And Pratap Singh. Pratap Singh. Pratap Singh was made ruler of Peshwa. Sorry, of Satara. Was made ruler of Satara. ये प्रताप सिंह कौन है? बेसिकली शिवाजी के वंशज का था, डिसेंडेंट था शिवाजी की, जो फैमिली लीनेज है उसी का प्रताप सिंह था। पुणे से सतारा को अलग कर लिया गया और सतारा पर प्रताप सिंह को बैठा दिया गया। पेशवा बेचारा अपने कहां पहुंचा? बिठूर में। पेशवा की जब डेथ होती है तो उसका अडॉप्टेड सन, नाना साहब अडॉप्टेड सन है, अडॉप्टेड सन जो नाना साहिब था वो ही 1857 का जो वॉर हुआ है इसमें उसने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, धोधू पंत जो है उनकी भी पेंशन की इशू क्रिएट हो गई थी। पहले पेंशन बिल भेजते हैं लंदन, जाके कंपनी के मेंबर से बात करो कि भैया पेंशन जो आपने तय की थी मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, बाद में आते पेंशन का, बाद यहाँ वॉर। कहा यही जाता है कि वो नाना साहिब और जो बहादुर शाह जफर है, ये लोग, इन लोगों ने मिलकर रिवॉल्ट ऑफ 1857 किया था। ठीक है, इसके बाद अगली कुछ और ट्रीटीज थी, वो लिख लीजिए। कौन? बाजीराव सेकंड। किसने पूछा? बाजीराव सेकंड जो बना है ना उस समय,
जिसे ट्रीटी ऑफ बसीन की है वो पेशवा। 1817 ट्रीटी ऑफ पुणे, कुछ और ट्रीटीज हुई है। अब जो पेशवा था वो तो सरेंडर कर गया, लेकिन बाकी अभी कॉन्फेडरेसीज के मेंबर है ना, अगली ट्रीटी लिखी, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर किसके साथ हुई, लिख लीजिए, होल्कर्स के साथ, होल्कर्स, होल्कर्स। और एक और ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर किसके साथ, सिंधिया के साथ, सिंधिया, सिंधिया। ट्रीटी ऑफ मंदसौर के, ट्रीटी ऑफ मंदसौर वॉज द लास्ट सब्सिडियरी ट्रीटी मेड बाय हेस्टिंग्स, सब्सिडियरी ट्रीटी मेड बाय हेस्टिंग्स। कुछ वॉर भी हुए बेसिकली, जब वो ट्रीटी ऑफ पुणे होती है ना, उसमें पेशवा कुछ वॉर भी करता है, किरकी का वॉर है, अष्टी का वॉर है, कोरेगांव का वॉर है, पूछा नहीं गया कभी, चाहो तो लेकिन नाम लिख लो। जब ट्रीटी ऑफ पुणे होता है ना तो पेशवा कुछ वॉर भी करता है। कौन कौन से वॉर है लिख लो, वॉर ऑफ, बैटल ऑफ किरकी, KIRKI, किरकी, अष्टी, ASHTI, अष्टी, किरकी, KIRKI, अष्टी, ASHTI, और कोरेगांव, कोरेगांव, KOREGAON, कोरेगांव। ये कौन कर रहा, पेशवास कर रहे हैं तीनों वॉर ट्रीटी ऑफ पुणे के बाद। एक बार तो प्रेशर डाल करवा लिया, लेकिन इन्होंने एक प्रयास किया फिर से जो इस ट्रीटी का जो था ना मानने का, इसीलिए तीनों वॉर हो गए। EIC के बीच, जब मैंने सब्सिडियरी अलायंस कहा तो EIC है। अब ये थर्ड पेशवा सिर्फ खत्म हो गई और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करके लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछे गए। नोट, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में ही कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हमें वो देखना है। हाँ लिखिए, पहला सेंटर पे कौन है, पेशवा बैठा हुआ है, लिखिए। सेंटर पे कौन बैठा है, पेशवा। प्रोविंस पे कौन है, प्रोविंस को कहा गया सूबा, सर सूबेदार है, सर सूबेदार। प्रोविंस के बाद लिखिए क्या है, प्रोविंस के बाद जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो है, डिस्ट्रिक्ट को कहा गया सरकार। प्रोविंस के, सूबे के बाद सरकार, सरकार। सरकार, सरकार में कौन, सरकार में दो अधिकारी आपको मिलेंगे, कौन कौन है लिख लीजिए, मामलतदार और कामविजदार। मामलतदार एंड कामविजदार, नाम सुने हो ना, मामलतदार एंड कामविजदार। ये कौन है, ये पेशवा को रिप्रेजेंट करते थे सरकार को। डिस्ट्रिक्ट है ना ये पेशवा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इनका कोई एक काम नहीं है, ये सारे काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी ये देख रहे हैं, दीवानी मैटर्स भी देख रहे हैं, एग्रीकल्चर कैसे एक्सपेंड हो वो देख रहे हैं, तो सारे काम। ये कौन है, दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेशवा एट डिस्ट्रिक्ट, लिख लीजिए, मामलतदार एंड कामविजदार, दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेशवा, they were representative of Peshwa
एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पे दो और अधिकारी ऑफिशियल्स मिलते हैं, क्या नाम है लिखिए, देशमुख एंड देश पांडे। देशमुख डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देशमुख एंड देश पांडे। इनका काम क्या था ये तो नहीं पता, बट ये पता है कि इनको कंट्रोल करने के लिए इनको बैठाया गया था, चेक एंड बैलेंस। काम विस्तार, मामलतदार एंड काम विस्तार। दो और नाम जो मिलते हैं लिखिए, देशमुख एंड देश पांडे। दे हैव टू कंट्रोल मामलतदार एंड काम विस्तार। ये दोनों का बस नाम मिलता है, काम दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक ही है। ये वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे, मामलतदार और काम विस्तार। इनको चेक करने के लिए एक और पोस्ट बनाया गया, देश पांडे और देशमुख था, इन दोनों को चेक करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके नीचे है टर्फ, नीचे लिखिए, डिस्ट्रिक्ट के नीचे टर्फ। टर्फ आज के टाइम का परगना, परगना, टर्फ आज के टाइम का परगना। परगना मतलब तहसील। इसका हेड होता था हवलदार, हवलदार, हवलदार। तर्फ का हेड हवलदार। तर्फ से नीचे ग्राम, ग्राम का हेड पटेल, पटेल या पाटिल। पटेल या पाटिल। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पोस्ट थी ये हेरिडिटरी है, वंशानुगत है। पटेल का बेटा पटेल या पाटिल का बेटा पाटिल, संदीप पाटिल और बहुत सारे पाटिल हैं। संदीप पाटिल बीसीसीआई से ज्यादा 1983 जो वर्ल्ड कप टीम जीती उसका मेंबर था। पाटिल या पटेल, भाई पाटिल या पटेल, पटेल। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पद जो है ये हेरिडिटरी है। इसके बाद एक पद आता है कुलकर्णी। कुलकर्णी ये रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड कीपर। जो लैंड के जो रिकॉर्ड है कौन आज के टाइम का, लेखपाल कुलकर्णी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया, ग्राम में आपको 12 बलूटे और 12 अलूटे के नाम मिलते हैं। 12 बलूटे एंड 12 अलूटे। ये मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का या मराठा जो प्रशासन का सबसे इंपॉर्टेंट नाम है और क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 12 बलूटे या 12 अलूटे। 12 बलूटे मतलब 12 थे, बलूटे 12 थे, अलूटे 12 थे। अब काम को लेकर इनमें थोड़ी दिक्कत है। बेसिकली क्या माना गया, ये सर्विसमैन है गांव के, जो सेवक है। ये बलूटे को क्या माना गया, ये मर्चेंट या ट्रेड का काम करते हैं, शिल्पकार मान लीजिए। और अलूटे का नॉर्मल सेवक है, ये सर्विस प्रोवाइडर थे। बट अंतर करने में दिक्कत है, क्योंकि काम तो दोनों सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। बलूटे मतलब इस तरीके समझ लीजिए, और काम भी कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम। पैसे के लेते बार्टर सिस्टम के आधार पर, जैसे नाई, धोबी, ये सब उस टाइम के मराठा टाइम के इन्हीं को बलूटेदार कहा गया।
लोहार, कुंभकार, बढ़ई, ये जितने हैं ये सब बलूटे हैं, और जितने नाई धोबी वाले ये सब अलूटे हैं। समझ गए ना? तुम्हें ठीक नहीं है बात, समझा नहीं? क्वेश्चन पूछा गया है 12 बलूटेदार और 12 बलूटे 12 लूटे। क्वेश्चन 3 साल पहले यूपी टीचर से पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग। ये बलूटे और अलूटे का नाम कहां, मैच द फॉलोइंग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, मराठा टाइम पीरियड। क्वेश्चन तब किस टाइम पीरियड का है, तो मराठा टाइम पीरियड। जब भी मैं पढ़ाता हूं इसीलिए कहता हूं बार बार जाके ना पुराने क्वेश्चन देखा करो। आप ज्यादा तो मैं मेहनत करके आता हूं 3 गुना ज्यादा, कि मैंने देखा क्वेश्चन नहीं तभी मैं लिखवा रहा हूं। अगला लिखिए, कुछ रेवेन्यू में कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट टर्म इन रेवेन्यू सिस्टम। लिखिए, पहला बबती, 4 टर्म मिलेगा। नाम सुना कोई? एनसीईआरटी वाले बबती, हाँ सुने हो? क्या है? चलो सुनेगा, अच्छी बात है। बबती लिखिए, 25% of the total revenue, 25% of the total revenue was kept for king या ruler. 25% of the total revenue was kept for ruler या king. बबती के बाद सहोत्रा, देखिए सहोत्रा 6% है, सहोत्रा 6%, 6% of the total revenue was kept for पंत सचिन, पंत सचिन, पंत सचिन। अगला नारगुंडा, लिख लो भैया, मराठी है। नारगुंडा लिखो, 66% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 66% of the total revenue was kept for military commander, was kept for military commander। और चौथा लिखिए, मोकासा, और सरंजाम। 3% of the total revenue, नहीं नारगुंडम लिखे रहेंगे, विल ऑफ द किंग अकार्ड, नारगुंडम लिखो, नारगुंडम लिखो। 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू वॉज केप्ट, काट देना थोड़ा, नारगुंडा लिखो। 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू वॉज केप्ट फॉर द विल ऑफ किंग, किंग जहां भी खर्च करना चाहे खर्च कर सकता है, नारगुंडा। और मोकासा और सरंजाम क्या है? ये 66% है, ये मिलिट्री कमांडर के लिए। मोकासा और सरंजाम क्या है? ये 66% ऑफ द टोटल रेवेन्यू किसके लिए? मिलिट्री कमांडर्स के। मोकासा टर्म इस्तेमाल होता है शिवाजी के टाइम पीरियड में, और सरंजाम वर्ड यूज होता है पेशवा के टाइम पीरियड में। 100% हुआ कि नहीं? हो गया। रेवेन्यू 4 पार्ट में डिवाइड होती है।
पूरा रेवेन्यू जो था इन 4 भागों में डिवाइड है। बात समझ आ गया? बबती, सहोत्रा, नारमुंडा और मुफासा और सरंजाम। और जब पूछा गया है इसीलिए लिखवा दिया। ठीक, अब आ जाइए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईआईसी। अब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईआईसी। हाँ भैया, तो कहा बता चुका हूं मैं, लेकिन डिटेल में बताया था तुम्हारे बहुत था। वो पानीपत की स्टोरी सब सुनाए थे इसी चक्कर में, बाद में बता आए नहीं होंगे, बाद में बता दें, फिर से वो रिवाइंड करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा हैविंग, बस सॉरी आईसी, हेडिंग डालिए वॉरेन हेस्टिंग्स, हेडिंग डालिए वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके सामने डैश करके लिखिए रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स, वॉरेन हेस्टिंग्स और रिफॉर्म्स लिखिए। वॉरेन हेस्टिंग्स मैंने पता है ना, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लिख लेना, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल under the Regulation Act 1773. Under the Regulation Act 1773, 1773 में रेगुलेशन एक्ट आता है जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते हैं। बाकी और सारे नॉर्म से ये पॉलिटी में पड़ जाएगा, इसमें रह जाएगा। अगला पॉइंट, उसने रिफॉर्म्स क्या किया? डुअल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड, dual system was abolished by him in 1772. In 1772 शुरू कब हुआ है? अगला पॉइंट लिखो। Under the Regulation Act 1773, under the Regulation Act 1773, कैलकाटा काउंसिल, ये उसी के तहत बनी है। कैलकाटा काउंसिल has to take the Diwani power of Bengal, Bihar and Odisha, has to take the Diwani power of Bengal, Bihar and Odisha. बात सुन रहे हैं? अभी तक किसके पास पावर थी है? किसके पास पावर थी है? अभी तक शाह आलम के पास था, उसके उसके बाद सही आधा सही है। पावर जो थी एक्चुअली ईआईसी के पास आ चुकी थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, लेकिन डुअल सिस्टम चूंकि था इसीलिए एक्चुअल पावर तो कंपनी के पास थी, लेकिन उसने नायब दीवान को एस्टैब्लिश किया था ना बंगाल में, मोहम्मद रजा खान। अब इस काउंसिल एक्ट के तहत, जो रेगुलेशन एक्ट के तहत तय किया गया, अब भैया ये नायब वायब पद खत्म करो। इस नायब दीवान के चक्कर में डुअल सिस्टम है ना, समझ गया था ना डुअल सिस्टम। अब ये नायब दीवान का पद खत्म करिए और एक्चुअल पावर अपने हाथ में लीजिए। ये रेगुलेशन एक्ट 1773 ने कहा कैलकाटा काउंसिल से। कैलकाटा काउंसिल बनाई गई थी 1773 में। कैलकाटा काउंसिल जिसमें गवर्नर जनरल होगा उसके 3 मेंबर होंगे, 4 लोग मिलकर कैलकाटा काउंसिल बनाएंगे, ठीक है। एक गवर्नर जनरल और 3 उसके मेंबर, ये चारों लोगों को मिलकर कैलकाटा काउंसिल बनानी थी। तो क्या बताया गया नहीं कि जो सारी दीवानी पावर है वो कैलकाटा काउंसिल अपने हाथ में ले। समझ गए बात? समझ गए? दीवानी पावर। अगला पॉइंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
was to be established at Calcutta. अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नया टर्म आता है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश किया जाएगा कहां? कैलकाटा में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॉज स्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा। अगला ट्रेजरी, अगला पॉइंट, ट्रेजरी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा। Treasury was shifted from Murshidabad to Calcutta. एक को खाके 3 4 5 एक साथ खा सकते। चलिए अगला पॉइंट, collectors were appointed, collectors, अब कलेक्टर वार्ता वाला, collectors were appointed at every district and account general was also appointed. अकाउंट जनरल वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड। इंपॉर्टेंट क्या है कलेक्टर में इस समय? इसी कलेक्टर के पास निजामी पावर और दीवानी पावर दोनों है। इस कलेक्टर के पास दोनों पावर है, मतलब निजामी की पावर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली और दीवानी पावर, दोनों पावर इसी कलेक्टर के पास है। जुडिशियल पावर एज वेल एज सिविल पावर इस कलेक्टर के पास है। बात समझ आ गई ना? कलेक्टर। अगला, डिस्ट्रिक्ट वर ऑर्गेनाइज्ड इन 6 divisions. District was organized in 6 divisions. 6 डिवीजन कहां कहां है लिख लीजिए। ढाका, पटना, कैलकाटा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ढाका हो गया था, बर्दवान, इन 6 जगह डिविजन्स बनाए गए। समझ बात आ गई ना? डिविजन्स क्या होते हैं? एक डिवीजन के अंदर 5-6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसी टाइप से मंडल सब कहते हैं। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनको 6 डिविजन्स में ऑर्गेनाइज कर दिया गया। क्लियर? आगे लेकिन कमिश्नर अभी अपॉइंट नहीं। कमिश्नर कब अपॉइंट होंगे? बैंकिंग के टाइम। कमिश्नरी सिस्टम बैंकिंग लेकर आए। आगे आ जाइए, अगला पॉइंट, Each pargana was assessed. Each pargana was assessed for the purpose of revenue. Each pargana was assessed for the purpose of revenue, and the land was given to the highest bidder for collection of revenue, for the purpose of collection of revenue for the period of 5 years. For the bidder bidder है भैया, बिल्डर नहीं है। बिड लगाते हैं ना, वही बिडर। बोली इसे कहते हैं, बोली लगाना, बिडर।
अरे जब आईपीएल वाईपीएल में तो बिड करते हैं ना, वही बिडर है। फॉर द बिडर, फॉर पर्पज, फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years। इसी को इजारेदारी सिस्टम भी कहा गया या फार्मिंग सिस्टम। दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो नोन एज इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम। इससे पहले इजारेदारी सिस्टम किसने शुरू किया है? हाँ बहुत अच्छे। नहीं, उसके और ऊपर आओ। मुर्शिद कुली था पहला नवाब ऑफ बंगाल था, उसने शुरू किया। देखो होता क्या है, ये एंजाइटी होनी चाहिए, ये है नया, बातचीत लग जाता है, लेकिन ये इसको याद करना है, इसमें याद कर लिया। और जो लोग अपने को खलीफा समझते हैं वो याद नहीं करते, बोला वहीं देख लेंगे, वो कभी याद नहीं आता। वो मुर्शीद है या कुली है या एक्सवाइजेड है, सब दिमाग में नहीं चलता। और मुझे ऐसे बच्चे पसंद, जब मैंने जब शुरू किया था तो मेरी हाल ऐसा ही था, मुझे लगता था सब पढ़ के आया होगा, लेकिन शुरुआत में होता नहीं है, अंदर से बीपी बढ़ा रहता है, आंसर भी करना है तो हाथ उठा दिए, गलत भले मुंह से निकल गया। लेकिन ये लगता है कि आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। टीचर कितना जानता है कौन ट्राई कर रहा है कौन नहीं ट्राई कर रहा है, उतना वो रहता है। याद कोशिश तो करो, याद हो ना हो अलग बात है, आप कोशिश तो करिए, गलती तो होगा, एटलीस्ट सिराजुद्दौला मुर्शिद कुली खां तक तो पहुंचे हैं, ठीक है, बीच में सही हो गलत हो, ट्राई तो करिए, ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और मैं फिर से थोड़ी बेइज्जती कर दूं, हमेशा याद रखिएगा इस इंस्टीट्यूट में आए हैं तो अगर लैपटॉप और टैबलेट और उसके चक्कर में आए तो गलत आए। रीजन ये है कि इस्तेमाल करिए सही चीजों के लिए, वो आपके सेकेंडरी चीजें होगी, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। गवर्नमेंट की पॉलिसी से अट्रैक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट तो मिड डे मील भी करती है ना, गवर्नमेंट तो मिड डे मील भी करती है, वो अलग टाइप के भूखे हैं, उनको जरूरत उस चीज की, तो पॉवर्टी चुकी है इसीलिए कर रहे हैं। और आप लोग क्या हो, कल तो आप लोग वही रहे हो ना, पढ़ ही नहीं रहे, वो भी मिड डे मील खा के घर भाग जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम वही का वही आज भी, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एटलीस्ट बच्चे स्कूल तो आए, स्कूल ही नहीं आना चाहते क्योंकि टेम्परामेंट बना हुआ है कि एजुकेशन से कोई लेना देना, टेम्परामेंट है ना, उसको टाइम लगेगा। अब गांव में किसी गरीब से कहीं क्या कहता है, अरे वो क्या बोलता है, थोड़ा गन्ना छीन लेगा तो दिहाड़ी बना लेगा, खेत स्कूल जाके क्या करेगा, करना तुम्हें वही है, खेती करनी है, लेबरी करनी है, दिहाड़ीदारी करनी है, टेम्परामेंट बना हुआ है। तो अगर इस टेम्परामेंट में अगर आप हैं तो गलत है। मैंने इस सेशन में अभी तक बोला नहीं था ये, लेकिन मुझे बोलना पड़ा, पिछली बार मैं कई बार रिपीट करता था, क्योंकि इस टेम्परामेंट से बाहर निकलना। गवर्नमेंट केवल आपको उस जो मार्केट में जो बड़े बड़े जाइंट्स है ना उससे बचाना चाह रही है। 1-1.5 लाख 2-2 लाख रुपए फीस है, पता होगा सबको, 1.5-2 लाख रुपए फीस एक सेशन की। और टीचर सब बाजीराव को बता रहा हूं मैं, एक सत्र में 4 टीचर बदलते हैं, मतलब कभी भी एक टीचर एक सेशन पूरा नहीं कर पाता। मेरा एक फ्रेंड था बाजीराव किया ना, हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर, 35 साल का होता है, हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि टीचर बदल गए। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टीचर बदल गए, कंप्लीट नहीं हो पाया। सोचिए, ये बात बता रहा हूँ 8-9 साल पहले की, उस समय 1 लाख कुछ फीस थी, आज 2 लाख के ऊपर फीस है, होगी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्लस सेट भी कर देते हैं तो 2.5 लाख होगी। तो इससे इन जाइंट्स आपको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया कि इस टेम्परामेंट से निकलिए, कि आप लोग आए हैं, कोई 2-3 साल है, यूजी चल रहा है, खत्म हो जाएगा और कुछ करेंगे, कुछ नहीं होगा, एक से एक बैठे खलीफा जो नहीं हो रहा, मतलब ठीक है। इससे थोड़ा सा निकलिए बाहर, अगर इस टेम्परामेंट में है तो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चा बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए, तालीम होना चाहिए, होना चाहिए चीज। कोशिश तो मैं देखता है ना कौन बताना चाह रहा है, गलत तो सही है, क्या जा रहा है, फांसी पूरे से चढ़ा देंगे इसकी, लेकिन कोशिश तो की ना।
चलिए आगे। हाँ, इजारेदारी सिस्टम और यही फार्मिंग सिस्टम था। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन फायदा किसी का नहीं हुआ, ना कंपनी का फायदा हुआ और ना फार्मर्स का फायदा हुआ। क्योंकि फार्मर जितने बिल्डर्स थे, इनका रोल क्या था? जब तक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए पहले साल तो आप 100 रुपए ले सकते हैं उसे, दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आपने छोड़ा नहीं तो अगले साल प्रोडक्शन पे प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो 5 साल में नतीजा क्या निकला कि रेवेन्यू कलेक्शन धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि जो बिल्डर्स थे, इनका काम केवल और केवल रेवेन्यू कलेक्शन था, ना कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन। इसलिए ये सिस्टम फ्लॉप हो गया। लिखिए अगला पॉइंट। However, this system was not successful. However, this system was not successful because bidders, बिडर कौन है? बेसिकली जमींदार है। ब्रैकेट में जमींदार लिखिएगा। बिडर्स, बिडर्स यही बिडर्स है जो बिड कर रहे हैं। वर ओनली bidders were only related with collection of revenue and not for the development or expansion of agriculture. Development and expansion of agriculture. For the development and expansion of agriculture. अगला पॉइंट। In 1776, 5-year bidding system, 5-year bidding system, 5-year bidding system was ट्रांसफॉर्म इनटू 1-year बिडिंग सिस्टम। हर साल अब बिडिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन बिडिंग सिस्टम चलता रहा। ठीक, अब ये जो 1 साल वाला बिडिंग सिस्टम ये चलता रहा जब तक कॉर्नवालिस नहीं आता। अब हर साल बिडिंग लगेगी। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस चल रहे थे, लेकिन बाकी 1 साल बिडिंग सिस्टम चलता रहा। अब आगे 2 ट्रीटी होती वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में, इंपॉर्टेंट। लिखिए अगला पॉइंट। नोट करके लिख लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ बनारस। ट्रीटी ऑफ बनारस, this treaty was made between कंपनी मतलब गवर्नर जनरल, कंपनी एंड नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध, कड़ा एंड इलाहाबाद, कड़ा एंड इलाहाबाद were given to Nawab, Kada and Allahabad were given to Nawab in lieu of 50 lakh rupees. In lieu of 50 lakh rupees. इससे पहले कड़ा और नवाब नहीं, मतलब रिटर्न में इस कड़ा और नवाब किसके पास है? मुगल के पास है। बहुत अच्छा। जो मुगल के पास है। मुगल के पास कब हुआ था? जो सेकंड ट्रीटी ऑफ हुआ, जो मुगल के साथ ट्रीटी हुई है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उस ट्रीटी में तय कर दिया गया था कि कड़ा और इलाहाबाद अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया जाएगा।
लेकिन हुआ क्या था इसी बीच, मराठों ने क्या किया, मुगल बादशाह को फिर से दिल्ली में रीस्टैब्लिश कर दिया 1772 में। तो खड़ा और इलाहाबाद में कुछ काम रखा नहीं, कंपनी ने फिर से होशियारी की। अब उसने 50 लाख रुपए में इस खड़ा और इलाहाबाद को फिर से, मतलब जो मेरी डिस्ट्रिक्ट थी मुझसे लेकर मुगल बादशाह को दे दी, अब रिटर्न करने के लिए फिर से 50 लाख रुपए लिए गए। कंपटीशन दे दिए थे, ठीक है, 50 लाख रुपीज लिख लो। बात समझ आ गई ना, क्यों दिए? क्योंकि जब मुगल बादशाह को दिल्ली में रिस्टाब्लिश मराठों ने कर दिया तो इन दो डिस्ट्रिक्ट का कुछ मतलब ही नहीं था, इसीलिए फिर से अवध के नवाब को वापस कर दिया गया और 50 लाख रुपए इसके बदले ले लिया गया। किसके साथ होता? सिजाउद्दौला के साथ, सिटी ऑफ बनारस, सिजाउद्दौला। और सिजाउद्दौला से लिया भी गया था और वापस सिजाउद्दौला को किया गया 50 लाख रुपए। सिटी ऑफ बनारस। अगला है ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद किसके किसके बीच ट्रीटी थी? दिस ट्रीटी वॉज बिटवीन कंपनी, कंपनी मतलब गवर्नर जनरल कह रहा हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड नवाब आसिफुद्दौला, जिसको ना दे मौला इसको दे आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला, अरे अपने भूल भुलैया वाला ही है, आसिफुद्दौला। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। अब इस ट्रीटी में क्या तय किया गया कि अब जो सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में तय किया गया था कि एक मिलिट्री पूरी बटालियन अवध में रहेगी, अब उस बटालियन के मेंटेनेंस के लिए खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा, इस ट्रीटी में तय किया गया। नवाब हैज टू पे a larger amount of rupees, Nawab has to pay a larger amount of rupees for maintenance of the troops, which was kept, maintenance of the troops, large amount of money। कितनी है मनी ये कुछ नहीं डिसाइड किया गया था, इसीलिए लूटा भी है, अभी आगे बताऊंगा। a large amount of rupees, a large amount of rupees for the maintenance of troops, which was established during the time of Treaty of Allahabad for protection of, ये सब्सिडरी ट्रीटी थी ना जिसमें एक बटालियन को स्टैब्लिश करना था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, अवध स्टेट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो ट्रीटी की गई में तय किया गया था ना, एक कंपनी की बटालियन अवध में रहेगी जो आपको प्रोटेक्शन देगी। अब उसी बटालियन को मेंटेनेंस के लिए बैरन हेस्टिंग्स और पैसा कहा, भैया इतने पैसे काम नहीं चल रहा है, आपको और पैसा देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, इसी बटालियन के मेंटेनेंस के लिए अवध की बेगमों को लूटा गया। 1775 में ट्रीटी की गई थी। बुर्रा बेगम थी आसिफुद्दौला की दादी, उनकी पर्सनल, बुर्रा बेगम, उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी थी उनसे पैसा लिया गया, क्योंकि अवध का नवाब इतना ज्यादा पैसा दे चुका था पहले से, उसके पास पैसा था ही नहीं, उसके ट्रेजरी पे पैसा ही नहीं था, इसीलिए अवध की बेगमों से पैसा लिया गया कि भैया पैसे दो, कंपनी को देना है। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद 1775। अगला जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या लिखिए?
At every district, at every district, two courts were established. At every district, two courts were established. और टू कोर्ट्स में क्या, एक कोर्ट था सिविल मैटर्स को देखने के लिए सिविल कोर्ट, और दूसरा निजामत कोर्ट या फौजदारी कोर्ट। फौजदारी कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट भी से लिख लेना, ना समझ में आए तो क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, जिसे हम फौजदारी कोर्ट भी कहते हैं। निजामत कार्ड तो फौजदारी लिखेगा, फौजदारी, फौजदारी कोर्ट, फौजदारी कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी सब डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा। सिविल कोर्ट क्या करेगा, जो सिविल मैटर्स को देखने के लिए, और जो क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगा क्रिमिनल मैटर्स को देखने के लिए। अंतर बस ये था, जो सिविल कोर्ट में जो लॉ लगेंगे, लिखो अगला पॉइंट, डिसीजंस मेड इन सिविल कोर्ट, decisions made in civil court were based on community law. Decisions made in civil court, decisions made in civil court were based on community law. community law का मतलब ये है हिंदू के लिए हिंदू वाली जो लॉस कहते हैं, और मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम लॉ कहते हैं, उनके बेसिस पे इसमें डिसीजन लिया जाएगा। ठीक, फौजदारी क्रिमिनल कोड में क्या डिसीजन लिखिए, डिसीजंस इन क्रिमिनल कोड, डिसीजंस इन क्रिमिनल कोड वर बेस्ड ऑन मुस्लिम लॉज, वर बेस्ड ऑन मुस्लिम लॉज। were based on Muslim laws। अगला पॉइंट लिखिए, एट कैलकटा, एट कैलकटा टू कोर्ट्स, टू कोर्ट, वहां पे दो कोर्ट, टू कोर्ट्स या टू हाई कोर्ट्स लिखिए, टू हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड एट कैलकटा, टू हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड। कौन कौन से, सदर लिखो, सदर दीवानी, सदर दीवानी कोर्ट, और दूसरा लिख लेना सदर फौजदारी, सदर दीवानी कोर्ट और सदर फौजदारी कोर्ट। अब इन दोनों कोर्ट्स में क्या था, जो किस पे बेस थे, ये मुस्लिम लॉज पे। डिसीजन मेड, डिसीजन मेड इन दीज हाई कोर्ट्स, in these high courts was based on Muslim laws, based on Muslim laws। appeal, अगला पॉइंट, appeal of district court, appeal from district court, from appeal from district court was sent to, ये जो सदर कोर्ट्स थे यहां पे, was sent to सदर अदालत या सदर कोर्ट्स फॉर फाइनल जजमेंट, फॉर फाइनल जजमेंट। बात समझ में कि डिस्ट्रिक्ट को, जी, अदालत या सदर कोर्ट
बात समझ नहीं कि अगर कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन है और जो डिसीजन दिया गया है वो कोई मानने को तैयार नहीं है या उसको मानना गलत है, उसके फेवर में नहीं है, तो वो अपील कहां कर सकता है? सदर कोर्ट, कलकत्ता जाए। अब ये सब रिफॉर्म थे जुडिशियल में। बाद में बैंकिंग एक कोर्ट स्टैब्लिश करेगा। अब सोचिए जो व्यक्ति आगरा बैठा हुआ है, उसके डिस्ट्रिक्ट में किसी कोर्ट ने डिसीजन दिया, अब उसको अगर अपील करनी है तो उसको कलकत्ता जाना पड़ेगा। बैंकिंग ने रिफॉर्म किया, उसने इलाहाबाद में सदर कोर्ट स्टैब्लिश की। ये भी रिफॉर्म, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म चल रहा है पैरेलली, एक जुडिशियल रिफॉर्म भी चल रहा है पैरेलली, ये दोनों चल रहे हैं। अगला लिखिए, सर उसी टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे चल रही है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, और इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? जीके, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे और इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was established in year 17 पीछे बोले, अंदर कुछ बोले नहीं, बोले 84 with the help of William Jones, Asiatic Society of Bengal was established with the help of William Jones. विलियम जोन्स कौन है? ये 1773 के रेगुलेशन एक्ट के तहत 1774 में कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था, उसका ये चीफ जस्टिस था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट आया था उसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश करना था। कहां पे? कैलकाटा में। जिसका पहला चीफ जस्टिस कौन था? लॉर्ड इंटे। उसी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड आता है तो ये विलियम जोन्स बन जाता है। और जो इंडिया की जो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन थी, ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन क्या है? क्या है? हाँ, इंडियन लैंग्वेज। बेसिकली इंडियन लैंग्वेज ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये है कि जो यहाँ की इंडिजिनस कल्चर है उसके चलो एजुकेशन को बढ़ावा देना, उसके बारे में जानने के लिए बढ़ावा देना। जब मैकॉले वाला इश्यू यही हो गया था कि ओरिएंटलिस्ट कुछ और कहना चाहते थे और जो एंग्लिकन थे वो कुछ और कहना चाहते थे, तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये बेसिकली ओरिएंटलिस्ट है। अब आप देखिए ना, लॉ किस पे बेस्ड है? मुस्लिम लॉ पे बेस्ड है, तो मुस्लिम लॉ पे बेस्ड है मतलब तो मुस्लिम टेक्स्ट या मुस्लिम लॉ बुक्स ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदू लॉ पे बेस्ड है तो हिंदू की लॉ की जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसलेशन हो रहा है। मनुस्मृति का ट्रांसलेशन इसी टाइम पीरियड में हुआ है। कोड ऑफ जेंटूस लॉ, अभी एक साथ में सब लिखवा दूंगा कैसे का ट्रांसलेशन हुआ। कोड ऑफ जेंटूस लॉ इंडिया को कल्चर पे जानने के लिए जो यहाँ की कल्चरल बुक्स थी, फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता, मालविका, अभिज्ञान शकुंतलम, इन सब का ट्रांसलेशन जो है इसी टाइम पीरियड में हुआ है और इन्हीं ओरिएंटलिस्ट ने किया। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी आ जाए ओरिएंटलिस्ट क्या भारत के फेवर में थे, इंडिया के कल्चर को रिवाइव करना चाहते थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा, क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर एक चीज हमेशा बैठा लीजिए। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिशर्स या कंपनी भारत के हित की बात कर रहे हैं तो कभी नहीं कर रहे, कुछ भी पूछ ले। एजुकेशन सिस्टम हो, ये ओरिएंटलिस्ट वाला सिस्टम हो, रेवेन्यू सिस्टम, कुछ तो हम लोग सामने दिख रहा है, ईसाई मिशनरीज हो, कहीं भी अगर इंडिया के वो बेटरमेंट के लिए बात कर ही नहीं रहे, उनके चीज कोई भी थ्योरी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, वो आपकी यूटिलिटेरियन हो, वो आपकी कोई भी आइडियोलॉजी, सबके पीछे एक ही हित है, साम्राज्य का, एम्पायर का। इस्तेमाल करने के तरीके बस अलग हो जाते हैं। जैसे डलहौजी आ रहा है,
डलहौजी ने बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम किए थे ना, रेलवे स्टैब्लिश किया, पब्लिक डिपार्टमेंट जो सेंट्रल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो तो स्टैब्लिश किया, टेलीग्राफ उसने स्टैब्लिश किया। तो कुछ लोग उसको भारत का क्या बोलते हैं कि ही वॉज द मैन हु क्या बोलते हु वॉज द रीजन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। डलहौजी के लिए बोला जाता है। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, वेदर डलहौजी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन से क्या दिख रहा है कि अगर इतने सब काम कर रहा है तो लग रहा है ना इंटीग्रेशन हो रहा है। रेलवे से क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ की दूरी कम हुई। टेलीग्राफ से क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट की दूरी कम हुई। आपको लग रहा है ना डेवलपमेंट कर रहा है, सेंट्रल वेलफेयर डिपार्टमेंट बना रहा है तो रोड से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, लग रहा है ना। लेकिन क्या देखा जाए, रीजन क्या है सबके पीछे? क्या अपना हित बात कर रहे हैं, मतलब भारत हित की बात कर रहे हैं? नहीं, हर जगह जो सेंटर पॉइंट है बस एक ही है, साम्राज्य ब्रिटिश जो इंपीरियलिज्म है उसी को सपोर्ट करना, उसी को लंबे समय तक बनाए। तो कुछ भी हो रहा है, अगर ओरिएंटलिस्ट स्टडीज की बात हो रही है, बस रीजन ये था भारत पर रूल करना है तो भारत की कल्चर, भारत की टेक्स्ट को जानना जरूरी है। और चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें इंप्लॉइज चाहिए। हम कैसे इंप्लॉइज क्रिएट कर सकते हैं? पढ़ा कर इन्हें, पढ़ाने का माध्यम क्या हो, मीडियम क्या हो, इसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी थी बिटवीन एंग्लिकन्स एंड ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिकन्स कहते हैं भैया मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, अगर फॉरेन आप कल्चर को या फॉरेन एजुकेशन को स्टैब्लिश करना चाह रहे हो तो मीडियम इंग्लिश हो। ओरिएंटलिस्ट कहते हैं ना, ठीक है वहां का एजुकेशन तो लाओ, मीडियम वर्नैकुलर होना चाहिए यहाँ की। अंतर बस इतना सा। तो कहीं कोई भी क्वेश्चन आए, और जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आए, एक बार दिमाग में बना के रखिएगा, ब्रिटिशर ने कभी भी हमारे हित की बात नहीं की है। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? जब रेलवेज आती है यहाँ पे तो कार्ल मार्क्स कहता है रेलवेज जो भी भारत के फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव तैयार करेगी, बेस तैयार करेगी। कार्ल मार्क्स शुरुआत में कहता है क्योंकि वो देखता है कि यूरोप में इसी रेलवे ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसी रेलवे ने। अगर कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये देखिएगा रेलवे का हमेशा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसीलिए रेलवे जब इंडिया में आती है तो उसको लगता है इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लेकिन बाद में उसको अपना स्टेटमेंट उसी को बदलना पड़ता है कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ रेलवे की वजह से। क्यों? क्योंकि ये सोच के रेलवे लाई ही नहीं गई थी। रेलवे को लाने का रीजन ही यही था क्योंकि अब एक इन्वेस्टमेंट का एक माध्यम ढूंढना था, एक प्लेस ढूंढना था जहां से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको इन्वेस्ट किया जा सके। रेलवे एक मीडियम था। प्लेस कौन बना? भारत। प्लेस कौन बना? भारत। क्योंकि भारत सोचिए इतना बड़ा देश है और उस समय जितने भी कॉलोनीज थी सबसे बड़ी कॉलोनी तो में इंडिया की, ठीक है। तो कुछ भी हो एक सेंटर में रहेगा, बेटरमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म। हमारे बेटरमेंट की कभी बात नहीं होती। वुड डिस्पैच आए, हंटर कमीशन आए, सैडलर कमीशन आए, कोई भी कमीशन आए, सब केवल अपने हित की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपना हित और कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और जिसका प्रभाव आज हम देख रहे हैं मैकॉले सिस्टम में जो चल रहा था ना, जिसको हम भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं हमें ज्ञान बढ़ाना है। हमारा ज्ञान हमारी नौकरी तक ही सीमित रहेगा, है ना? है कि नहीं? लूसेंट पढ़ लीजिए, नौकरी पा जाइए, ये ना थ्योरी तो यही है। वो अलग बात है कि आपको नॉलेज 0 सन्नाटा हो और उसके बच्चों को भी आप कुछ ना बता पाओ, क्योंकि नॉलेज धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होगी तो फ्यूचर जनरेशन पे प्रभाव पड़ता है। हम तो नौकरी पा गए जैसे तैसे हम पा गए, लेकिन अगर मैं नॉलेज और विजडम दो अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज और विजडम दो अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज तो बुक दे सकती है, विजडम नहीं दे सकती। तो नौकरी तो दे सकती है लूसेंट पढ़ के, किरण कॉम्पिटिशन टाइम्स पढ़ के, लेकिन विजडम नहीं दे सकती। और ये सिस्टम बनाया किसने? उसी खुराफाती व्यक्ति था, वो बना के चला गया कि एक एग्जाम बना लो यूपीएससी टाइप का, गोला गोला भर दो। पहले तो गोला गोला भरा जाता था, उसके बाद कुछ लिखना आता हो, अच्छे से डिजाइन बना के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो विजडम की बात कभी नहीं की गई, इसीलिए रिफॉर्म्स आते रहे। हमने सीसैट को जो एथिक्स का पेपर लाने का रीजन यही था, कुछ अपना दिमाग तो लगाओ। नहीं तो इतने ज्यादा आपके पास मटेरियल है पढ़ने का, और वो अच्छे तरीके से रट सकता हो, वो आराम सिलेक्शन ले लेगा। इसीलिए सीसैट का जो पहला बैच गया था लवासना में, उसकी खूब बुराई की गई थी। सीसैट जब लागू हुआ 2012 में, और जब पहला बैच गया लवासना में,
तो जब रिपोर्ट आई थी यही थी कि आज तक का सबसे, अब चूंकि आगे बन चुके हैं लेकिन वो चूंकि रिपोर्ट थी, सबसे बेकार बैच यही आया। क्यों था क्या, जो इंजीनियर जो अभी तक पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहे थे उनको कुछ लेना देना नहीं था, वो सब इसमें आ गया, पैटर्न उनके अनुकूल था, वो सब आगे बन गए, लेकिन विजडम नहीं था ना। इसीलिए एथिक्स का पेपर बाद में लाया गया 15-16 में। भैया कुछ तो उनकी टेम्परामेंट जानो, अगर कोई एक कंडीशन एक सिचुएशन दो उनको आंसर तो करें वो, क्योंकि इंटरव्यू में झूठ बोलना बड़ा आसान है। एक खलीफा है डॉगरी पे, आपको पता होगा खूब बड़े देंगे, उनसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है, कई अपने बीवी जाके मारते हो। तो ये तो लोग हैं, आज के बाहरी दुनिया और अंदर जो आपके अंदर दुनिया चल रही है, बहुत अंतर है। ठीक है, तो विजडम को बढ़ाइए, थोड़ा सा पढ़िए। और ये जो ये चल रहा है ना अभी, जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये मध्याह्न भोजन वाला, इससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए। गवर्नमेंट आपके लिए इतना सुविधा देती नहीं है कहीं भी, डेमोक्रेसी इसलिए सुविधा दे रही है, नहीं तो देती तो डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई वोट बैंक भी है इसीलिए। लेकिन आप अपने फायदे की बात करिए, आपको तो फायदा हो रहा है, पढ़िए मेंस के लिए इतनी आंसर कीजिए, सबका फायदा उठाइए, जो मार्केट में जो चीजें उसको भी इस्तेमाल करिए, जहां पे प्रोवाइड की जा रही है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। आपको तो अपना सिलेक्शन लेने से मतलब है ना, बाकी जो भी उससे करने, ठीक है। किसी दिन भी कुछ बन जाएंगे तो फिर यही दुनिया सलाम करती है, नहीं बनेंगे तो कोई पूछता नहीं। वही है कि करोल बाग या मुखर्जी नगर के हर घर में आईएएस बैठे, तू भी आईएएस, सब बोर्ड लबासना बासना लगाए गए, बनते कितने, पॉइंट कुछ परसेंट। सपना देखना और उसको हकीकत में बदलना एक लंबा प्रोसेस है, और आप लोग उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लिख के दिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, टेस्ट आप देते नहीं है, भागते हैं, आधे लोग भाग जाते हैं, तो पता कैसे चलेगा, असेसमेंट कैसे करेंगे आप अपना। करिए भाई करिए, मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं। एक चीज जीवन को देश बता लीजिए, एक बार कोशिश करिए मन से, अपना 100% सिलेक्शन होना ना होना कोई मैटर ही नहीं करता। ये कंपटीशन मन से करेंगे ना, आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। मेरा जैसा व्यक्ति कभी खड़े होकर क्लास में, तो बहुत दूर की बात है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं हुआ स्कूल में नेशनल एंथम बोलने के लिए, सच बता रहा हूं, नेशनल एंथम चंडगढ़ मन से आगे बढ़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि फेस ही नहीं किए थे। लेकिन इसने भले सिलेक्शन नहीं हुआ, एक अच्छा इंसान तो बना दिया, एक अच्छा इंडिविजुअल तो बना दिया ना। सिचुएशन कितनी भी वर्ष आए, फेस करने की उस कंडीशन में तो मुझे पहुंचा दिया, सिलेक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता। विकास डिग्री कीमती कहते हैं ना, दौरे को एंजॉय करिए, जो दौर है, सिलेक्शन के बारे में ना सोचिए, जो जर्नी है ना इसको एंजॉय करिए, मजा आएगा। लेकिन अगर जर्नी को भी एंजॉय नहीं करेंगे, पहला तो बैगेज ले लेंगे अपने ऊपर, और फिर बोझ लेंगे। अभी भी कोई बोल रहा है भाई हम भी हैं, जब तक हमारी थोड़ी सुन लीजिए, तो उसके बाद ये सब ध्यान, उसके बाद सिलेक्शन होना ना होना वो आपकी किस्मत है, प्रयास करना आपका काम, और 100 नहीं 200%, 100% करने वाले बहुत है, सच्चाई है, 100% करने बहुत है, 200% करने वाले कम है, और जो कर जाता है वो हो भी जाता है। ठीक है, आज मैं भाषण दे रहा हूँ, कल मैं वहां बैठा रहूंगा, आप खड़े होकर मुझे भाषण की बात सुनूंगा, ताली बजाऊंगा, सच्चाई बता रहा हूँ। एक आईएएस वो कर देता है, बहुत ऐसे लोग हैं, बुलाते हैं, अरे सर बोलिए कुछ दो ऊपर देते, बड़ी बड़ी कोचिंग में बुलाया जाता है ना, बुके देके उन्हें किया जाता है। आप लोग बन सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी, बिना हाथ बढ़ाए तो खाना भी मुंह में नहीं जाता है, आप बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको पढ़ लेने थोड़ा जरूरी है आप लोगों को, इसी जैसे बता रहा हूँ। मुझे दुख होता है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसा लगा रही है, पैसा किसका है, टैक्स पेयर है, आप ही लोग का पैसा है, आप ही लोग को पैसा दिया जाए, आपके माँ बाप का पैसा है, लग लग पे आप ही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग वेस्ट कर रहे हैं पैसे। और जो ये सोच क्या है ना, 5-10 तरह की चीजें आती है, टैबलेट और कितने 5-10 तरह की आती है, ये सब मिल सकती है। आप इस स्थिति में आ जाएंगे, दूसरों को बांटेंगे, आपको बुला कर कहेंगे आइए भैया बांटिए, तो वैसा बनिए, इन चक्करों में कहाँ पड़े, मिल जाएगा अच्छा ना मिले कोई बात नहीं, क्योंकि जब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मैसेजेस मेरे पास आते हैं, मुझे लेना देना नहीं, सब मुझे मिला नहीं, मोबाइल नहीं मिला मुझे, मैं क्या तुम्हें पढ़ने आगे मोबाइल ले जाएंगे, मोबाइल तो माँ बाप भी दिलवा देंगे। आगे आगे चलिए, हो गया आपके लिए, आगे आगे रेवेन्यू रिफॉर्म्स, सॉरी ट्रेड रिफॉर्म्स, अगली आई थिंक ट्रेड रिफॉर्म्स। दस्तक और फ्री पास, दस्तक
और फ्री पास वर एबोलिश्ड। दस्तक और फ्री पास वॉज एबोलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग है ना, वॉरेन हेस्टिंग। दस्तक वर्ड है ये, फरुश, अच्छा किसने इशू किया था? फरुशियर। फरुशियर इशू किया था। ट्रेड प्रिविलेज थे कि आपको भैया टैक्स ये दे दी दस्तक, आप बिना किसी टैक्स के आप ट्रेड कर सकते हो। वॉरेन हेस्टिंग्स ने आके दस्तक खत्म कर दिया। अगला पॉइंट, ऑल माइनर कस्टम सेंटर, ऑल माइनर कस्टम हाउसेस लिख लीजिए, वर एबोलिश्ड। वर एबोलिश्ड। कस्टम हाउसेस वर established only at 5 places. Only at 5 places. Name: Calcutta, Hooghly, Calcutta, Hooghly, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। ढाका एंड पटना। मतलब अभी तक आपको ट्रेड करना होता तो जगह जगह कस्टम ऑफिस, कस्टम हाउसेस बने थे जहां पर टैक्स देना पड़ता। अब क्या किया गया कि सबको खत्म करके अब जो कस्टम ऑफिस से हाउसेस है बस 5 जगह है। अब आप ट्रेड करेंगे तो आपको इन 5 जगह ही टैक्स देना है, टोल टैक्स कहते हैं, इन 5 जगह। अब अगली हेडिंग आ जाएगी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखिए पहला पॉइंट। हाँ क्या वो मैं 2 बार मैं बता चुका पहले भी कि कॉर्नवालिस जब बनता है तो एक्ट आता है क्विट इंडिया एक्ट। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक्ट आता है, इंडिया एक्ट 1786, जिसके तहत अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही सारी मिलिट्री पावर दे दी गई रिलेटेड टू प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, कि अब सारी मिलिट्री पावर अब इसी कॉर्नवालिस को मिल गई। अब इसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, अब हमें उन रिफॉर्म्स को देखना है। पहला देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और जो ये सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना, इसी को इंडिविजुअली कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। तो कोई कॉर्नवालिस कोड में कोई एक रिफॉर्म नहीं है, वो सारे रिफॉर्म्स का एक मिला जुला नाम था कॉर्नवालिस कोड 1793। तो जितने भी उसने 1786 से लेकर 1793 तक जितने भी रिफॉर्म्स किए हैं, जितने भी लॉज बनाए थे, उन्हीं का टोटलिटी उन्हीं लॉज में, उन्हीं लेजिस्लेचर्स को क्या कह देते हैं? कॉर्नवालिस कोड। उसी का जो पहला है, क्या मैंने बताया था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। लिखिए, laid the foundation of Cornwallis laid the foundation of the modern Indian administrative services. Laid the foundation of Indian administrative services या civil services. He was also known as father of civil services. अब इसको कहा क्यों गया? बेसिकली उस समय तक जितने भी कलेक्टर्स थी करते क्या थे, क्योंकि उनकी सैलरी कम थी तो ब्राइब लेने की उनको आदत थी। ब्राइब, सैलरी कितनी भी देते, लेकिन ब्राइब ऐसी चीज है वो खत्म नहीं होती है। ये कॉर्नवालिस ही समझ चुका था कि भैया ब्राइब लेते क्यों है, तो उसको क्या लगा कि क्योंकि सैलरी कम है, ब्राइब के साथ साथ पर्सनल ट्रेड, गिफ्ट लेने की प्रथा, गिफ्ट ही तो ब्राइब है ना, अब ब्राइब का नाम दे दिया गया, ब्राइब गिफ्ट तो ले ही लेते पहले से, और पर्सनल ट्रेड भी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनकी सैलरी को बढ़ा दिया।
ठीक है, और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, और प्लस एक कलेक्टर के पास जो दोनों पावर थी, सेपरेशन ऑफ पावर भी यही से आ गई थी। इसीलिए जो मॉडर्न टाइम ऑफ जिसे हम सिविल सर्विसेज कहते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी। अगला लिखिए, अगला पॉइंट। टू प्रिवेंट द कलेक्टर, टू प्रिवेंट द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल टू टेक ब्राइब, to take bribe and engage in personal trades, to take bribe and engage in personal trades, he started to give, he started to give an handsome amount of salary, or handsome amount of salary, handsome amount of salary to officials, handsome amount of salary to officials। अगला पॉइंट लिख लीजिए, appointment was made on merit, appointment was made on merit, मेरिट के आधार पर, जैसे आज होता है ना एग्जाम हम देते हैं, तो अपॉइंटमेंट वाज मेड ऑन मेरिट, जो जितना योग्य होगा उसी का अपॉइंटमेंट होगा। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स, separation of powers in which collectors, in which collectors were deprived from judicial powers, collectors were deprived from judicial power, judicial power। अगला लिख लीजिए, रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट was established, was established for the, for collection of revenue, collection of revenue, जिससे क्या हुआ, अब अभी तक क्या हो रहा था, एनुअल लीज हम दे रहे थे ना, तो इसी ने एबोलिश भी किया था, एंड ही एबोलिश्ड द एनुअल लीज सिस्टम, जो बिडिंग सिस्टम था ना, वही एनुअल लीज सिस्टम, एनुअल लीज सिस्टम। तो एक काम कर सकते हैं कि जितने भी रेवेन्यू सिस्टम एक साथ पढ़ा दें या अलग अलग करके पढ़ा दें, एक साथ पढ़ाते हैं, जहां केवल नाम लिख लीजिए कि परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के टाइम आया था, और उसने जो एक साल की बिडिंग सिस्टम था उसको खत्म किया। हम तीनों सिस्टम जो है, परमानेंट, महलवारी और रैयतवाड़ी, एक साथ एक अलग टॉपिक में पढ़ लेंगे। अभी तक फिलहाल इतना ही जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद क्या, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। In his judicial reform, in his judicial reform, he was assisted by William Jones, who was a judge and a great scholar। जो मैंने बताया था ना, लिख लीजिए, who was a judge and a great scholar।
हु वाज अ जज एंड अ ग्रेट स्कॉलर। स्कॉलर मैंने वो जो एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश की थी, इसने कुछ बुक्स का ट्रांसलेशन भी किया है। अब वो बात कर विलियम जोन्स, इनपे 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 ई है, ई ई इनपे सुन 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 देखिए रुकना भी आते हैं